सकता हूँ? तरुण ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ तुम मिल सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि तुम उन्हें परेशान ना करो। मेरी कैबिन सामने ही है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ध्रुव ने कहा, ठीक है डॉक्टर। ध्रुव ने धीरे से दरवाजा खोला और ध्रुव अंदर चला गया। ध्रुव के अंदर जाते ही निर्मला काकी ने अपनी नजर घुमाई और ध्रुव को देखते ही निर्मला काकी मुस्कुराने लगी। निर्मला काकी ने कहा, तुम आ गए? निर्मला काकी की आवाज टूट रही थी और वो बहुत लड़खड़ाते हुए बोल रही थी। ध्रुव जाकर निर्मला काकी के पास बैठ गया और ध्रुव ने निर्मला काकी से पूछा, काकी, मैं यशिका का दूर का भाई हूं। आपको याद है यशिका विभाषा गांव में रहती थी ना? आपको याद है? निर्मला काकी ने घबराते हुए कहा, हाँ, यशिका, वो तो बीमार है ना? उसे तेज बुखार है, कैसी है वो? ध्रुव को लगा निर्मला काकी उसी बुखार की बात कर रही हैं जिसमें यशिका ने ध्रुव से निर्मला काकी के पास जाने को कहा था। पर अगर निर्मला काकी जिंदा हैं, तो उस दिन ध्रुव को निर्मला काकी विभाषा गांव में कैसे मिली? ध्रुव कुछ कहता इससे पहले ही निर्मला काकी ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने तुम्हें देखा है, क्या हम पहले मिले हैं? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, हाँ काकी, हम मिले हैं, पर असलियत में नहीं। ध्रुव ने कहा, काकी आपको पता है यशिका अभी कहाँ है? ये सवाल सुनते ही काकी के हाव भाव बदल गए। निर्मला काकी ने घबराते हुए चिल्लाकर कहा, मर गई, मर गई, सब मर गए, सब के सब जलकर मर गए। मत छूना उन्हें मत छूना, ठीक है? तुम भी मर जाओगे, तुम भी मरोगे। ध्रुव बहुत घबरा गया था। शांत सी बैठी हुई निर्मला काकी अचानक से चिल्लाने लगी थी। ध्रुव निर्मला काकी को संभालना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही ध्रुव कुछ करता निर्मला काकी अपने बिस्तर से उठी और खिड़की की तरफ भाग गई। निर्मला काकी खिड़की पर लगी लोहे की सलाखों को खींचने लगी। खिड़की में लगे सेंसर की वजह से पता चल गया कि कोई मरीज भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अचानक हॉस्पिटल का सायरन बजने लगा। सायरन बजते ही तरुण और कुछ वार्ड बॉय निर्मला काकी के कमरे में आ गए। तरुण ने कमरे में आते ही ध्रुव से चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, इन्हें परेशान मत करना। ध्रुव तरुण को कुछ बोल नहीं पाया। तरुण भागकर निर्मला काकी के पास गया और तरुण ने निर्मला काकी को नींद का इंजेक्शन दे दिया, जिससे निर्मला काकी थोड़ा शांत हो गई। निर्मला काकी इंजेक्शन लगने के दर्द से चिल्ला रही थी और वार्ड बॉय जबरदस्ती निर्मला काकी को रूम से बाहर कहीं दूसरे रूम में लेकर जा रहे थे। ध्रुव निर्मला काकी की चीखें सुनकर घबरा गया था। निर्मला काकी के जाने के बाद तरुण ने आकर ध्रुव से कहा, मुझे माफ करना ध्रुव, निर्मला काकी को इस तरह पैनिक देखकर मैंने आवाज ऊंची कर दी। ध्रुव ने तरुण से कहा, कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूं। ध्रुव हॉस्पिटल से बाहर आ गया और सामने एक बेंच पर जाकर बैठ गया। ध्रुव निर्मला काकी की बातों के बारे में सोच रहा था। अगर निर्मला काकी की बातें सच थीं, तो इसका मतलब ये था कि विभाषा गांव में जो हादसा हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि गांव के लोगों ने कोई ऐसी चीज छू ली थी जो उन्हें नहीं छूनी चाहिए थी। निर्मला काकी ध्रुव को किस चीज को छूने से मना कर रही थी? कहीं पहाड़ों में कोई श्रापित चीज तो नहीं छुपी हुई है? वैसे भी विभाषा गांव जिस जगह पर बना हुआ था वो बहुत दूर था और उस जगह के वास्तु में भी प्रॉब्लम थी, इसलिए उस जगह के सभी लोग काफी गरीब थे। विभाषा के बिगड़े हुए वास्तु की वजह से किसी भी बुरी शक्ति का गांव में आना बहुत आसान था। ध्रुव बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी ध्रुव को एक अननोन नंबर से कॉल आया। ध्रुव ने कॉल उठाया तो सामने से ओजस की आवाज आई। ध्रुव को लगा था कि ओजस फोन यूज नहीं करता। ओजस ने ध्रुव से कहा, मुझे संस्था वालों का कॉल आया था।
ढूंढ रहे थे ना, उन्हें वो मिल गए। राजस्थान की तरफ उन दोनों को देखा गया है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में कहीं दोनों छुपे हुए हैं। जिस जगह पर जादूगरनी और किंशुक छुपे हुए थे, उस जगह काले जादू की कई वारदातें होती थी। कुछ लोग वहां बुरी आत्माओं से काम करवाने वाले जादू को बहुत काम में लेते थे। ओजस ने ध्रुव से कहा, उस जादूगरनी और किंशुक के पहाड़ों में छुपने के पीछे जरूर कोई न कोई रीजन है, इसलिए मैं वहां जाकर पता लगाऊंगा आखिर चक्कर क्या है। मैंने यही पूछने के लिए फोन किया था कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और कहा, यहाँ मेरे साथ भी कुछ हुआ है भाई। ओजस ने पूछा, क्या हुआ बताओ? ध्रुव ने ओजस को विभाषा गांव वाली बात अच्छे से बताई। ओजस पूरी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। पूरी बात सुनने के बाद ओजस ने ध्रुव से पूछा, जब ये सब हो रहा था तो मौसम कैसा था? पहले तो ध्रुव सोच में पड़ गया कि आखिर ओजस मौसम के बारे में क्यों पूछ रहा है। ध्रुव ने ओजस से कहा, पहले तो मौसम सही था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही बटुक चाचा मुझे छोड़कर गए, उसके बाद से ही मौसम बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते मौसम बेकार हो गया। तेज बारिश थी और हवाएं चल रही थी, इसलिए तो मैं उस मंदिर में चला गया था। ओजस ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ध्रुव, कभी कभी ऐसा होता है कि तेज बारिश और बदलते मौसम की वजह से हवा में एक तरह का चुंबकीय घेरा बनता है। नेगेटिव एनर्जी ऐसे हालात में ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसी वजह से तुम्हें विभाषा का वो रूप दिखा था, जब वहां सब कुछ सही था और वहां लोग रहते थे। ध्रुव को ये बातें ज्यादा समझ नहीं आई। ध्रुव ने ओजस से कहा, क्या कह रहे हो भाई, साफ साफ बताओ। ओजस ने ध्रुव से कहा, तुम ज्यादा सोचो मत, बस ये समझो कि तुम बहुत लकी हो जो उस गांव से वापस आ गए। तुम जिस तरह के जाल में फंसे थे, उसके अंदर जाना और उससे बाहर निकलना दोनों ही लगभग नामुमकिन है। और तुम गांव में गए भी और उससे बाहर भी आ गए। ये स्थिति बहुत मुश्किल से बनती है। तुम बस सही वक्त पर सही जगह खड़े थे, इसलिए तुम गांव में जा पाए और बाहर निकल पाए। हो सकता है कि वापस वैसी कंडीशन बने ही ना कि तुम वापस गांव में जा पाओ, इसलिए तुम अभी ज्यादा मत सोचो और वापस उस गांव में जाने की कोशिश मत करना, समझे? मैं फिलहाल तो जादूगरनी और किंशुक को ढूंढने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे इन सब में। तब तक मेहरबानी करके कुछ मत करना। उस दिन राजेंद्र से जान बचा ली थी तुम्हारी, लेकिन इस बार मैं बहुत दूर हूं, समझे? इतना कहकर ओजस ने कॉल रख दिया। ध्रुव के दिमाग में ओजस की बातें घूम रही थी। एक अजीब सी घबराहट थी। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और ध्रुव बेंच से खड़ा हुआ। अब ध्रुव के लिए खाली बैठे रहना और कुछ ना करना ये नामुमकिन था। हालांकि ध्रुव ने विभाषा गांव जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ध्रुव हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठने वाला था। ध्रुव विभाषा गांव की गुत्थी सुलझाने के लिए हर मुमकिन तरकीब सोच रहा था। चौरंगा गांव के पास एक दूसरा गांव था जिसका नाम था अंगदपुर। अंगदपुर में एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता था। उस आदमी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, इसलिए ध्रुव ने सोचा कि वो अंगदपुर जाकर उस आदमी से बात करेगा और विभाषा में हुए हादसे के बारे में पूछेगा। ध्रुव अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचने से पहले ध्रुव ने अपने दादाजी के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ले ली। ध्रुव ने ये व्हील चेयर अपने बचाए हुए पैसों से खरीदी थी। हालांकि ध्रुव जानता था कि ये व्हील चेयर काफी महंगी है, लेकिन फिर भी वो अपने दादाजी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। ध्रुव ने व्हील चेयर ली और घर जाकर अपने दादाजी को गिफ्ट कर दी। ध्रुव के दादाजी उस व्हील चेयर को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन वो ध्रुव के इतना खर्च करने से थोड़ा नाराज भी थे। लेकिन उनकी मुस्कान इतनी बड़ी थी कि ध्रुव को कुछ और नजर नहीं आया। शाम के समय ध्रुव अपने दादाजी को वही व्हील चेयर चलाना सिखा रहा था। थोड़ी देर बाद जब अच्युत चारण व्हील
अंगदपुर अपने आम के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध था। गांव में बहुत सारे आम के पेड़ थे और उन पर उगने वाले आम बहुत ही मीठे होते थे। ध्रुव अपने बचपन में चौरंगा से अंगदपुर सिर्फ आम तोड़ने चला जाता था और अच्युतचारण के ये बूढ़े दोस्त गांव के प्रमुख आम के बागीचे के पास ही रहते थे। ध्रुव ने बातों बातों में अपने दादाजी से उनके दोस्त का नाम पूछ लिया। उस बूढ़े आदमी का नाम हेम सिंह था। ध्रुव और अच्युतचारण हेम सिंह के घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर की हवा में आम की खुशबू थी। ध्रुव के बचपन की यादें वहां आकर ताजा हो गई थी। ध्रुव ने जब हेम सिंह को देखा तो ध्रुव थोड़ी देर के लिए चौंक गया। हेम सिंह के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। बड़ी सी दाढ़ी और मूंछों पर हेम सिंह के चेहरे की झुर्रियां साफ बता रही थी कि हेम सिंह बहुत अनुभवी आदमी थे। हेम सिंह अपने घर के आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर आराम कर रहे थे। अच्युतचारण ने अपने पुराने दोस्त से कुछ बातें की और उसके थोड़ी देर बाद ही ध्रुव ने अपना सवाल पूछा कि आखिर विभाषा गांव में हादसे से पहले क्या हुआ था, आखिर वहां आग कैसे लगी। ध्रुव ने अपने साथ हुई घटना के बारे में भी हेम सिंह को बताया। ये सारी बातें सुनने के बाद हेम सिंह जी ने कुछ देर तक कुछ भी नहीं कहा। हेम सिंह को ये बातें इतनी ज्यादा भारी लगने लगी कि इतने बूढ़े होने के बावजूद भी हेम सिंह ने एक सिगरेट जला ली। सिगरेट पीते समय हेम सिंह ने ध्रुव से पूछा, तुमने उस लड़की का नाम क्या बताया ध्रुव, जरा वापस बताना। ध्रुव ने कहा, यशिका, उसका नाम यशिका था बाबा। हेम सिंह ने एक लंबी आह भरी और कहा, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन अगर मैं सही हूं तो शायद मैं इस यशिका नाम की लड़की को जानता हूं। जरा यहीं रुको। इतना कहकर हेम सिंह अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद हेम सिंह अपने घर से एक बक्सा लेकर बाहर आए। उस बक्से पर धूल थी। बहुत पुराना था वो बक्सा। हेम सिंह ने वो बक्सा बाहर लाकर खोला। ध्रुव को लगा उस बक्से में कोई जानकारी होगी, लेकिन हेम सिंह ने उस बक्से से एक बड़ी सी किताब निकाली और ध्रुव को दे दी। जब ध्रुव ने उस किताब को खोला तो उसमें बहुत सारे पेपर की कटिंग चिपकी हुई थी। वो सब काफी पुरानी थी। ध्रुव को उस पेपर में क्या लिखा था वो भी समझ नहीं आ रहा था। पहली कटिंग में सरकार द्वारा विभाषा गांव को शिफ्ट करने की कोई खबर लिखी हुई थी। दूसरी कटिंग में भी कल्कि वन की ही कोई खबर थी। उस खबर में एक तस्करी गैंग के बारे में कुछ लिखा हुआ था। पुराने समय में एक गैंग था जो गांव के लोगों की विदेश में तस्करी करता था। गैंग वाले गांव के लोगों को झांसा देते थे कि वो बाहर जाकर ज्यादा पैसे कमाएं, और वो भी कम समय में। लेकिन उन लोगों को विदेश भेजकर जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करा दिया जाता था। कई सारे लोग इस तरह फंस चुके थे। जिन लोगों ने भागने की कोशिश की उन्हें मार दिया गया। जो भी गांव से विदेश गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। तीसरे पेपर कटिंग में एक लड़की के कुएं में कूदकर खुदकुशी करने की खबर छपी हुई थी। उस लड़की को गांव वालों ने बहुत परेशान करके रखा था। ध्रुव इतने सारे पेपर कटिंग देखकर उम्मीद जगा चुका था कि उसे यहाँ से कोई न कोई जानकारी जरूर मिलेगी, लेकिन ध्रुव की नजर तीसरे पेपर के कटिंग पर अटक गई थी। क्या ध्रुव को कोई सुराग मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना, सिर्फ